देखिए, आज हम लोगों का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है ये द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्विघात समीकरण का जितना बेसिक चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आज हम कराएंगे। ठीक है, आज का क्लास जितना इम्पोर्टेंट होगा आप इतना मान के चलिए कि आगे चैप्टर में आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आपका खुद ब खुद बनेगा। ठीक है, अब जितना भी द्विघात समीकरण का आज बेसिक चीज़ें होगा, यानी कि द्विघात समीकरण के अंदर जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट 1 मिनट देखें और फिर छोड़ दें, तो फिर आपका ये चैप्टर कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का हर चाहते हैं अगर हर क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बढ़िया से बने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से बने, तो इस वीडियो को कम से कम आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। चाहे थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है वीडियो, वो अलग बात है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका कंप्लीट इस चैप्टर का हर क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग ये चैप्टर पहले से भी पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, लेकिन फिर भी रिवीजन क्लास है तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बेसिक चीज़ पहले समझाते हैं, फिर वर्मा गैस पेपर के माध्यम से पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन आप लोगों को करा के देंगे। लेकिन आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा, आप लोग ध्यान से देखें, समझें, और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन। और इसके पहले हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी पढ़े हैं और समझे भी उसको अच्छी तरह से, आप लोग बनाए भी होंगे उसे। ठीक है, किसी को डाउट तो होगा नहीं, और अगर होगा भी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है आप लोगों में से बहुत कोई जानते भी होंगे। तो द्विघात समीकरण का डिफिनेशन आप लोगों को ऐसे ही बोल के सुना दे रहे हैं कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2, जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो 2, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग लिख लीजिए इस वीडियो को रोक के। अब हम यहाँ बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है? तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। सामान्य रूप यहाँ लिख देते हैं, सामान्य रूप, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं व्यापक रूप, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कहने का अर्थ ये हुआ कि द्विघात समीकरण जो अपना चेहरा होता है, मुख्य रूप जो होता है, ये हमेशा इसी रूप में रहना चाहता है। द्विघात समीकरण हमेशा इसी रूप में रहता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को जान रहे हैं तो उसका रूप से जान रहे हैं। जैसे अगर आप किसी आदमी को अगर पहचान रहे हैं, अपने दोस्त को अगर आप पहचान रहे हैं तो आप उनके रूप से पहचान रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से द्विघात समीकरण का ये इसका अपना पर्सनल ये रूप है, और द्विघात समीकरण हमेशा इसी रूप में रहना चाहता है। हाँ, यहाँ ये बात याद रखना है आपको कि a b c जो है ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या हो गया? तो रियल। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, क्या कंडीशन है कि ए कभी भी ना 0 नहीं हो सकता है। 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर हो सकता है इसके स्थान पर। जैसे यहाँ हो सकता है 2, है ना, x² प्लस 3y प्लस 5, सॉरी यहाँ x होगा, 2 चर नहीं, सिर्फ एक चर होगा और इसका अधिकतम घात 2 है, ये चीज़ आप समझिएगा, और बराबर इधर 0। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पूर्ण संख्या लिए है, यहाँ 1/2, 2/3 रूट में भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसी भी रूप में हो सकता है। वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, अप्रमेय संख्या भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ हैं। अब बात करते हैं इसका घात। तो द्विघात समीकरण का घात कितना है? 2 है। आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी एक बार देखिए आप लोग। ठीक है, अगर घात 2 है तो हल, यानी कि शून्य किसका कितना हो जाएगा? तो शून्य भी 2, जितना बड़ा घात उतना बड़ा इसका शून्य भी निकलेगा। क्लियर है? तो जितना बड़ा घात होगा उतना इसका शून्य निकलेगा, उतना इसका हल होगा। ठीक है, हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका जो होगा ये परवलयाकार होगा। ग्राफ कैसा होगा? तो परवलयाकार, यानी कि
पाराबोला। यानी ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ यू शेप में रहेगा, जैसे यू लिखते हैं उस शेप में, यानी कि दोनों छोर एक साइड होगा जिधर भी होगा। ठीक है, देखिए इसका इस साइड तो इसका भी इधर ही रहेगा, जैसे यहाँ या तो ऐसे या तो ऐसे, इस रूप में जहाँ ग्राफ आपको मिलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं पाराबोला। और ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, दे सकता है आपको। ये पाराबोला का ग्राफ और इसका जो भी इक्वेशन है हम लोग 11th में पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है 11th में वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों का 10 क्लास में पाराबोला नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ नहीं देखने वाले हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण का, ये मुख्य बातें आपका हो गया यहाँ क्लियर। घात, यहाँ अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 आना चाहिए। द्विघात समीकरण का रूप इसी रूप में ये होता है, इसी रूप में रहना चाहिए। क्लियर है। हाँ, कभी कभी ये होता है, कभी सी नहीं रहेगा, कभी ये बी नहीं रहेगा, ये चीज़ें होना चाहिए, ये पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए द्विघात समीकरण बोलने के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ax² प्लस bx रहे, तो ये भी आपका एक द्विघात समीकरण है। अगर ये x² प्लस c रहे और बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। अगर ये x² बराबर 0 रहे, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। अगर ये 0 हो जाए फिर भी द्विघात समीकरण, ये 0 हो जाए फिर भी द्विघात समीकरण। अगर a 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा पार्ट को 0 कर देगा, तो 2 घात वाला ही पार्ट 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा, उसको रेखिक समीकरण हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ 1 हो सकता है, हम यहाँ लिख दिए हैं कि a के स्थान पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ x², ये भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात और ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो बातें हम लिखे हैं ये पूर्ण रूप में नहीं है, मतलब हम कंप्लीट इसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। कंप्लीट द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हम किसको बोलेंगे, तो इसको, यानी कि ये ax² प्लस bx प्लस c अगर रहे, तो इसको हम लोग कंप्लीट द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसका पूर्ण यही होता है। और द्विघात समीकरण हम लोग तब तक बोलेंगे जब तक ये रहेगा, तब तक। अगर ये 0 होके ये खत्म हो जाए तब हम इसको द्विघात बोलना बंद कर देंगे। अगर ये नहीं रहे कोई बात नहीं, फिर भी द्विघात कहेंगे। ये भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, फिर भी द्विघात बहुपद कहेंगे। ये दोनों नहीं रहे तो कोई बात नहीं, फिर भी द्विघात कहेंगे, क्योंकि ये होना चाहिए। क्योंकि द्विघात का डिफिनेशन ये होता है कि जिसका अधिकतम घात 2। ठीक है, जैसे हम आपको जनरली एक बात समझाते हैं, जैसे एक मनुष्य, हम लोग किसी आदमी को आदमी तब तक कहेंगे जब तक उसमें सांसें चलती है। ठीक है, हालांकि हो सकता है किसी का हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, तो उसको हम लोग विकलांग वगैरह शब्द देते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर वो भी तो एक आदमी है ना, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, आदमी ही बोलते हैं। लेकिन जो पूर्ण रहता है, पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, वो, है ना, तो ये चीज़ को आप समझिएगा। यानी कि जैसे मनुष्य का सांस चलना, है ना, जीवित रहने का एक पहचान है, उसी तरह द्विघात समीकरण में पावर अगर 2 रहे तो ये द्विघात समीकरण तब तक कहलाते रहेगा। और पावर 2 ये पार्ट ही अगर 0 होके ख़त्म हो जाए तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अच्छा, पिछले आप लोग बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ बहुपद आपको पहचानने के लिए बता दिया होगा सर लोग। ठीक है, या अगर नहीं पढ़े तो हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग एक बार जाके वहाँ देख लीजिए वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसको पूर्ण रूप से लिखना चाहते हैं, अगर इस रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि ये रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे इस रूप में लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, x² प्लस जो नहीं है, जैसे bx यहाँ नहीं नज़र आ रहा है तो 0x लिख सकते हैं, c नहीं है तो 0 दे सकते हैं, बराबर 0। तो ये देखिए, ये आपका इस रूप में आ गया, है ना, x² यहाँ x², bx तो b के जगह 0,
सी, तो सी की जगह 0, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कंप्लीट है। इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं इस रूप में तो आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए बी नहीं है तो 0 बी लिख दीजिए, प्लस सी नहीं है तो 0 लिख दीजिए, बराबर 0। ये देखिए आपका इस रूप में आ गया। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं आराम से, क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर जो नहीं दिख रहा है उसको 0 कर दीजिए, जिसे 0 बी है ना, सॉरी यहाँ लिख दिए, यहाँ एक्स होगा, ठीक है, और प्लस सी तो यहाँ से पहले है तो हम लोग भी दे दिए, बराबर 0। ये हो गया, इस रूप में आ गया। इसे अगर आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, यहीं करते हैं, यहाँ सी लगाते हैं, ठीक है, तो इस रूप में आ गया। और एक बात, कभी कभी द्विघात बहुपद पहचानने के लिए देगा और उसको पहचानने के लिए कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। वो फार्मूला आपका क्या हो सकता है, 1 मिनट, इतना बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं देगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फार्मूला का जरूरत जो पड़ेगा कि कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे मान लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, या फिर ऐसे ही कुछ दे दे और आपसे पूछ दिया जाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है पहचानने के लिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसे सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला आप लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट कीजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, पुट करना होगा। दूसरा ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा नंबर, अगर a प्लस बी का या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी फार्मूला को ये अगर यहाँ माइनस देते हैं तो यहाँ प्लस कर देना है, ठीक है, एक ही में हो गया दोनों। चौथा नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ज़रूरत पड़े तो लगाना है, नहीं पड़े तो नहीं लगाना है, ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पाँचवा नंबर में ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। छठा नंबर में a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सातवां नंबर याद रख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आठवां नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतना फार्मूला का आवश्यकता पड़ सकता है द्विघात समीकरण चेक करने के लिए। जैसे यहाँ ये जो क्वेश्चन हम यहाँ दे रखे हैं आपको, इसमें आपको ये वाला फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ये समझिए, b समझिए, ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब इसका फार्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से इसमें गुना कर सकते हैं, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ गुना करके काम कर सकते हैं। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों को इस पर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इसे भी इस पर ले आए तो -1 और +2 यानी कि 1। अब ये केवल 1 हुआ, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो एक आया ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इन सभी फार्मूला का ज़रूरत आपको पड़ सकता है, ठीक है। और जैसे भी इसमें कई तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जब हम लोग चैप्टर बनाएंगे उसमें हर चीज़ कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करा के देंगे।
अभी हम लोग आज का सिर्फ बेसिक क्लास है, तो बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पहचानने के लिए सीखे कि ये सभी फार्मूला का आवश्यकता आपको पड़ सकता है कि द्विघात बहुपद पहचानने के लिए, है ना। आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, इस रूप में आपको नहीं दिया रहेगा। हो सकता है आपको ऐसे दे दे, ये प्लस बी का होल क्यूब। मान लेते हैं कि यहाँ इस जगह पे x यहाँ 1 कर दें, और x ही क्यों, यहाँ t हो सकता है, y हो सकता है, किसी भी कोई भी चर राशि हो सकता है। हम लोग x पढ़ते हैं तो यहाँ y भी हो सकता है, t भी हो सकता है ना। आपको पहचान करना है, कोई भी चर राशि हो सकता है। और बराबर में इधर x है ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 या माइनस देते हैं ऐसा। अब इसको हल, है ना, इसको हल करने के लिए आप फार्मूला तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला इस लिस्ट में देख लेना है और यहाँ रख देना उसको, है ना। तो फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा और इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको ये समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3 फार्मूला से आता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू बी के जगह 1 प्लस 3 है ना इंटू x मतलब a, और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। इसको यहाँ गुना कर दें तो x क्यूब, फिर यहाँ गुना कर दें माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ कर दें तो प्लस x। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक हल करके यहाँ लिख लिए, और इन सब को इस पार कर दें तो माइनस x क्यूब, ये इधर आएगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं तो 1x स्क्वायर मिलके 4x स्क्वायर, और ये इसमें घट जाएगा, ये यहाँ घट जाएगा आके, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये प्लस 1 इजकल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये जो है ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है कि नहीं। और आप लोगों को बताए थे कि a b c कोई भी संख्या हो सकता है। क्लियर है? कोई भी नंबर कहने का मतलब x स्क्वायर के आगे में 4 है, यहाँ x के आगे में a है, तो a का मान 4, x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक क्या है b है, इसका मतलब b का मान 2 हो गया। c यहाँ बेचारा है, अकेला है, तो यहाँ बेचारे कौन है 1 है, तो c का मान हो गया 1। तो यहाँ इन सभी चीज़ को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसको हल करना हो तो इसे हल करने का कितना तरीका हो सकता है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ। इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आज तो सिर्फ बेसिक क्लास ही हो पाएगा, और बड़ी मज़ेदार की बात है कि अगर आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट क्वेश्चन आपका बचेगा उधर। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं यही वाला। अगर यही क्वेश्चन आप यहाँ एक बार नोट कर लेते हैं, है ना, कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है और यहाँ से हमें x का मान पता करना है। तो x का मान जो हम लोग पता करेंगे ये कितने तरह से पता कर सकते हैं, कितना मेथड हो सकता है निकालने का। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं आप लोग। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, तो वहाँ हम लोग कई विधि पढ़े हैं, है ना, कई मेथड पढ़े हैं। वहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कई तरीका सीखे हैं। जैसे ग्राफीय विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इन सभी विधि से हम लोग वहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किए थे। उसी तरह से यहाँ द्विघात जो समीकरण है, यहाँ भी हमें x का मान निकालना है, और ये x का मान 2 आएगा। ये तो पहले से ही कन्फर्म है, क्योंकि घात 2 है तो x का भी मान 2 आएगा, चाहे जो भी आए। तो मान लेते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए x का मान एगो अल्फा आ जाए और दूसरा बीटा आ जाए। ऐसा मान लीजिए, अल्फा के जगह भी कोई संख्या आ सकता है और बीटा के भी जगह कोई ना कोई नंबर आ सकता है। क्लियर है? कोई ना कोई नंबर आएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा नंबर आएगा, कोई भी नंबर
आ सकता है, तो x का 2 मान आएगा, क्योंकि घात 2 है इसीलिए 2 को मान आएगा। तो हो सकता है कि दोनों में सेम मान आ जाए, हो सकता है दोनों में अलग अलग मान आए, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू निकालने का कितना तरीका हो सकता है, तो इन समीकरण को हल करने के लिए और हल करके हम लोग x का मान जो निकालेंगे ये 3 विधि से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि जो आप लोग 6-7 से ही पढ़ रहे हैं। दूसरा नया जो है हम लोगों के लिए ये है पूर्ण वर्ग विधि, और इसका यूज सबसे ज़्यादा आप लोग इंटर में करोगे, जब आप इंटर में पढ़ेंगे तब मैथ रख के, ठीक है। तो वहाँ ये बड़ी काम का चीज़ ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। और तीसरा और सबसे VVI, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा अधिकतर क्वेश्चन, ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र विधि। ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे, अगर आज का क्लास आप थोड़ा सा भी बेईमानी करके पढ़ते हैं तो इतना तो हम आप लोगों से बता रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर आपका नहीं बनने वाला है। यही साइड में रफ कर लेंगे, तो 4x² × 1 क्या होगा, तो 4x² ही होगा, ठीक है। और अब इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, आएगा 1, ठीक है। अब ये पता नहीं इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं है, ठीक। तो ये हम लोग किए 4 = 2 × 2 × 1, और हमें लाना है कितना, 2x, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि हम लोगों का ये जो इक्वेशन है गुणनखंड विधि से नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसे जोड़ने या घटाने के बाद हमें 2x चाहिए, है ना, कितना चाहिए, 2x चाहिए। तो इस मेथड में ज़रूरी नहीं कि हर द्विघात समीकरण को हल करके हम लोग x का मान निकाल लें, तो ये आप लोग जब भी बनाएंगे तो या तो पूर्ण वर्ग विधि या तो सूत्र विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको बनाने के लिए एक उदाहरण हम लोग बुक से ले लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा के, ठीक है। देखिए ये है हम लोगों का 3x² - 5x + 2 = 0। ये हम लोग किताब से एक उदाहरण ले लिए ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये तो हम लोग अपने मन से लिए थे, तो ज़रूरी नहीं कि हर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से बना सकें हम लोग, ठीक है। उसी के लिए तो सूत्र लगाया गया है। तो ये 3x² - 5x + 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए एक टर्म पहला, ये दूसरा और ये तीसरा टर्म, तो यहाँ करना क्या है, पहला और तीसरे टर्म को गुना करना है। 3x² × 2, पहला और तीसरा को गुना करेंगे, यहाँ लिखना है रफ में, तो 3 दूना 6 x²। अभी 6 को तोड़ देंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 3 दूना 6 है ना, 2 तिया 6, फिर 3 से 1। अब 6 का गुणनखंड आ गया 2 × 3 × 1। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, इसको ऐसा 2 टर्म बनाइए, ऐसा इसको 2 टर्म बनाइए कि जोड़ने पर 5x आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर इन देखिए यहाँ गुणनखंड आ गया यहाँ से यहाँ तक। इसको ऐसे 2 पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट कैसे भी आप बांट सकते हैं, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला पद चाहिए, और गुना करने पर 3 दूना 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं कि हमें चाहिए कितना, 5, तो सिंपल बात है 2 और ये दोनों गुना कर दें तो 3, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 5 मिलता है। लेकिन माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी लगा देंगे, फिर भी जुटेगा, तो हमें -5 रिजल्ट मिलता है। क्लियर है।
आप बोलेंगे सर ये x है, तो x हमारे पास है, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणनखंड x इंटू एक्स होता है, तो एक x यहाँ एक x यहाँ, तो 2x माइनस 3x माइनस 5x। अब बताइए -5 के जगह पर इसको हम लोग यहाँ -5 के स्थान पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ 4 भाग में बंट गया, ये 4 पार्ट में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब 2 2 का जोड़ा लगा लेते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इधर इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ 2, x बाहर निकल गया। फिर -1 निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है जिसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस अगर बाहर निकालें तो ये माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों सेम है, तो 3x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए कि इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा 2, और x गुना में 3 है, इस पर ले जाएंगे तो भाग, तो 2/3 हो जाएगा, x का वैल्यू है कि यहाँ, और इसे उस पर ले जाए तो x इक्वल टू 1, यानी कि x का जो मान आएगा 2/3 और एगो आ गया 1। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अल्फ़ा का मान हुआ और ये बीटा का मान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से बनाना संभव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग इसको देख रहे थे, ये गुणनखंड विधि से नहीं हो पाया, तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र विधि द्वारा पहले चेक करना होगा कि इसका हल होगा या नहीं होगा, तब आप लोग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यही क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाएंगे। हालांकि पूर्ण वर्ग विधि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं या सूत्र विधि से, है ना, तो आप सूत्र विधि का ही प्रयोग करेंगे। अभी सूत्र विधि तो बताया नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि ये आप लोगों को जैसे भी सर लोग पढ़ाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारा पढ़ाने का कुछ तरीका अलग होगा। आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो शायद एक बार में आपको समझ में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुणनखंड विधि हो गया, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। एग्जाम में नहीं पूछेगा पूर्ण वर्ग विधि से बनाए या गुणनखंड विधि से, तो आपके मर्जी, आपको अच्छा लगे तो आप इससे बनाइए। ठीक है, लेकिन सूत्र विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी जैसे यही क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हैं, पूर्ण विधि से कैसे बनाएंगे इसको समझ लेते हैं एक बार बढ़िया से। क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें कुछ स्टेप है, उसको याद रखना होगा। पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। तो यहाँ कितना है, 3 है। इसको किसी भी तरीक़ा से यहाँ से हटाइए, और किसी भी तरीका हमारे पास क्या है कि जो भी गुणांक रहे उसी से इधर भी 3 से भाग और इधर से भी 3 से भाग कर देंगे, ताकि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा तब हम इसको, है ना, कैंसिल करना नहीं है, इसको हटाने के लिए हम लोग काम किए हैं, है ना, कि इसको कैंसिल करेंगे तो फिर यही वाला बच जाएगा ना आपका। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको अलग अलग, ये 3 इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तो 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 5x बाई 3 और प्लस 2/3, और ये 0 में 3 भाग दे देंगे तो 0, ये 3 से 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर 5/3x और प्लस 2/3 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनता है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में, है ना, देखिए सेकेंड स्टेप में काम करना है, एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स का जो भी गुणांक है ना, उसे आधा करना है। ठीक है, उसे क्या करना है, आधा करना है। पहला स्टेप तो ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ कि x का जो गुणांक है, तो x का गुणांक ये है, हमेशा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी काम का चीज़ है, यहाँ तो नहीं, लेकिन आप जब, है ना,
11 12 में पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को यहाँ इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए करना क्या है, आधा तो करेंगे ही, लेकिन इस बात को समझिए थोड़ा सा। हम जैसे यहाँ बता रहे हैं एकदम फोकस इस पे करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं गड़बड़ाना। देखिए जो भी दिया रहे स्क्वायर को छोड़कर यहाँ उतारना है, बात को गौर कीजिएगा। जो भी दिया रहे स्क्वायर को छोड़कर इस जगह पे नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को नहीं लिखना है, केवल एक्स को यहाँ उतारना है। यहाँ जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह को यहाँ उतार दे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दीजिए, प्लस का अगर चिन्ह रहे तो आप यहाँ प्लस लिख दीजिए। इसे बस समझ में आ रहा है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहे तो यहाँ माइनस, प्लस का चिन्ह रहे तो यहाँ प्लस उतार देना है। इसका आधा, एक्स का गुणांक को आधा करना है। आधा करना है, जैसे मान लेते हैं 2 का आधा करना है तो 2 से भाग देते हैं, 1 आता है। 4 का आधा करना है 2 से भाग देते हैं, 2 आ जाता है ना। जैसे 1/2 का आधा करना है तो कैसे करेंगे, 1/2 फिर बटे 2 करते हैं कि नहीं। और इसके नीचे 1 है, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कि 1/2 और ये यहाँ आ जाएगा गुना 2, यानी कि 1/4, यानी कि 1/2 का आधा कितना हो गया, 1/4। इसमें से किसी को दिक्कत है? उसी तरह से मान लेते हैं कि 3/5 रहे, इसका आधा करेंगे तो कुछ नहीं, जैसे ये 2 घूम के यहाँ गया तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधा करने का तरीका है। हमारे पास कितना है तो 5/3 है, इसको आधा करेंगे तो 5/3 गुना 2 यहीं कर देंगे। एक्स का जो गुणांक होगा, सेकेंड स्टेप में यही लिखे हैं, एक्स का जो गुणांक होगा उसका आधा करके होल स्क्वायर करना है। नहीं समझे, फिर एक बार सुनिए। एक्स स्क्वायर में स्क्वायर को छोड़कर एक्स बचेगा, इस एक्स को यहाँ उतार देना है। बगल में जो भी चिन्ह रहे, चाहे वो प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, इसे यहाँ लिखना है। एक्स का गुणांक जो भी रहे उसका आधा करके यहाँ लिखना है और होल स्क्वायर लगा देना है। और यहाँ हमेशा माइनस का चिन्ह, यहाँ हमेशा माइनस का चिन्ह यहाँ दे दिए, हमेशा नेगेटिव चिन्ह, हमेशा यहाँ माइनस का साइन देना, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह हो चाहे यहाँ माइनस का चिन्ह हो, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमेशा माइनस का चिन्ह रहेगा। और यहाँ जो भी लिखे हैं उसको यहाँ लिखना है, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये जो है उसको यहाँ उतार दीजिए। अब इतना सा बात आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सुनिए, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 5/3 दूना 6, तो 5/6 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये जोड़ 2/3 बराबर 0। एक बार और ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ यही मेन चीज़ है, 2 लाइन समझना। सबसे पहली बात हम लोगों का जो क्वेश्चन था यह है 3x² माइनस 5x + 2 बराबर 0। अब पहला काम तो ये है कि x² के आगे में जो गुणांक है यहाँ 1 के अलावे कुछ और नहीं होनी चाहिए। जब 1 के अलावे कुछ और नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ जो भी रहेगा उसी संख्या से भाग कर देंगे। तो 3 था तो 3 से दोनों तरफ भाग कर दिए। अब चाहें तो यहाँ लिख दीजिए कि दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, और फिर इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। तो 3 से 3 कट गया और ये 5/3x और ये 2/3 बराबर 0। उसके बाद x² माइनस 5/3 हो जाएगा x और प्लस 2/3 ये लिख लिए। मेन काम आपको यहाँ समझना है, x² का गुणांक, x² जो है स्क्वायर को छोड़कर इसको लिखना है यहाँ जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह को यहाँ उतार देना है, और x का जो गुणांक है उसका आधा करके यहाँ लिखना है। और यहाँ प्लस का चिन्ह रहे चाहे माइनस का चिन्ह रहे कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमेशा माइनस का चिन्ह देना है। और यहाँ जो भी चीज़ लिखे हैं उसको सेम यहाँ लिखना है और स्क्वायर देना है, और प्लस या माइनस यहाँ जो भी रहे उसको यहाँ और ऐसे उतार देना है। अब हम लोग यहाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पूर्ण वर्ग विधि ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इसमें कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, है ना, स्क्वायर कर दिए।
और ये 2/3 इक्वल टू 0। आप चाहें तो पूरे पार्ट को उस पर ले जाइए, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, या नहीं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 25, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी -2/3। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 ही होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 25, और 3 से भाग देंगे तो 12 या 36, 12 दूना 24 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये 25 में 24 जाएगा 1/36 बराबर 0। अब हमारे पास जगह की कमी, तो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 1/36। अब ये स्क्वायर को उस पर अगर कर दिया जाए तो x माइनस 5/6, या इसको आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, या तो इसका स्क्वायरिंग उस पार कर दें तो प्लस माइनस √1/36 ऐसे होगा, या नहीं तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्गमूल अगर निकालें x माइनस 5/6 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 100 होता है, और इसको उधर कर दीजिए तो x बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब क्या करेंगे, अब एक बार यहाँ 2 वैल्यू, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेना, तो x बराबर एक बार प्लस के साथ लेना है, तो इसको हल करिए लेते हैं, एलसीएम 6 होगा, और ये दोनों जुट जाएगा 6, इसको कटा देंगे तो 1, यानी कि x का मान आ गया 1। अभी तुरंत भी निकाले थे, x का मान 1 ही आया था। और दूसरी बार माइनस का ले लेंगे तो 5/6 माइनस 1/6, एलसीएम तो 6 ही होगा, 5 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 4/6, 2 से कटेगा 2/3, तो x का मान यहाँ भी आया 1 और 2/3। ये तो गुणनखंड विधि से जो हम लोग सॉल्यूशन किए थे उसमें भी इतना ही आंसर आया था, और पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग आंसर इतना ही लाए, यानी कि तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। और आपके एग्जाम में ये पूछने वाला नहीं है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं या गुणनखंड विधि से। हाँ, बिहार बोर्ड वाला में पूछता है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तो आप लोगों को झारखंड बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप देख लीजिए। हालांकि ये सब चीज़ें आप लोग जब, है ना, बुक पढ़े होंगे उसमें करा दिए होंगे सर लोग, और अगर नहीं किए हैं तो यहाँ अभी कर लीजिए, ये आपका अंतिम चांस है, ठीक है। अब आते हैं जो मेन चीज़ है और मुख्य चीज़ है उसको समझते हैं, यही एग्जाम्पल को लेके समझेंगे। जैसे अभी बताए थे कि x का जो मान आएगा ये 2 आएगा अल्फा और दूसरा बीटा, तो आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, x का 2 को मान आ गया, ठीक है। अब हम लोगों का है सूत्र विधि, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा तो ज़रूर होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। सूत्र विधि में द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है जो आप लोगों को पढ़ा चुके। यहाँ से एक चीज़ आएगा d निकालना है, जिसको हम लोग विविध कर या विवेचक, है ना, विवेचक बोलते हैं, ठीक है, विविध कर या विवेचक। और d बराबर फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac, ये याद रखिएगा। b क्या है, तो x का गुणांक जो रहेगा वो b होगा, a क्या है तो x² का जो आगे में रहेगा वो a होगा, c क्या होगा, जो सिंगल, इसके आगे पीछे कोई x नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, ये हुआ d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ अभी द्विघात समीकरण की जब बात हो रहा है तो इसका घात 2 है, यानी कि इसका शून्यक भी 2 ही आएगा, और शून्यक हम लोग किसको कहेंगे कि x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे,
कि x का वह मान कि समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं शून्यक। अब ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम लोग मान लेते हैं ए बी सी का मान कुछ भी, यहाँ जैसे मान लेते हैं यही आपका एग्जाम्पल है, इसको हम इसके साथ तुलना करें तो एक्स के स्क्वायर के आगे में क्या है, ये है, तो ए का मान यहाँ क्या हो गया 3, एक्स के आगे क्या है बी, यहाँ एक्स के आगे क्या है -5, तो बी का मान हो गया -5, सी यहाँ सिंगल है, अकेला है, तो यहाँ अकेला कौन है 2, तो सी का मान हो गया 2, तो ये हो गया ए बी सी का मान। अगर इस वैल्यू को ले आके यहाँ पुट करें तो हमारे पास 3 तरह का कंडीशन आ सकता है। पहला तो ये आएगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, हो सकता है ये 0 आ जाए, इस पार्ट को 0 कर दें तो d बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर d 0 हो गया, d का मान अगर, फिर से समझिएगा, ये वाला मान लेते, ये वाला वैल्यू यहाँ ला के रखें और d ये पूरा पार्ट अगर 0 हो जाए, यानी कि d का मान अगर 0 हो जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, समान मतलब बराबर, इक्वल। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो समझिए इसका मतलब, मूल कहने का मतलब जो x का मान आएगा उसी को हम लोग मूल बोलते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ध्यान से समझिए, मूल कहने का मतलब जो शून्यक इसका जो निकल के आएगा, मूल कहने का मतलब वही होता है कि जो भी शून्यक निकल के आएगा, तो जब द्विघात समीकरण हम लोग हल करेंगे तो घात 2 है तो x का मान तो 2 ही को निकलेगा, और जब x का मान 2 को निकलेगा इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल हम लोग एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान अल्फा और दूसरे का नाम बीटा मान लेते हैं। तो अगर ये 0 हुआ तो मूल अल्फा और बीटा वास्तविक, मतलब ये तो निश्चित है, वास्तविक मतलब अल्फा बीटा का मान कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, और समान कहने का मतलब जो अल्फा का मान आएगा वही बीटा का भी मान आएगा। अगर अल्फा का मान 2 आ गया तो बीटा का भी मान 2 ही आएगा। क्लियर है? अगर यही वैल्यू इसमें पुट करें और कुछ ना कुछ मान आ जाए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि d का मान कुछ भी आ सकता है, 0 तो यहाँ आ चुका है, तो 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। 0 से बड़ा कहने का मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी, 1/2 0.111 या कुछ भी, है ना, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 0 से बड़ा है कि नहीं? तो d का मान, ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ अगर d से बड़ा, 0 से बड़ा वैल्यू आ जाए, हो सकता है ये 0 नहीं आए तो कोई ना कोई मान तो आएगा ही ना, तो 0 से अगर बड़ा आ जाए लेकिन पॉजिटिव में आए, किस में आए, ये पॉजिटिव में आए, तो इसको हम लोग लिखेंगे d जो है ना बड़ा होगा किससे, 0 से, d बड़ा होगा किससे, 0 से, क्योंकि 0 नहीं ना आएगा, 0 से बड़ा मान आएगा, यानी कि प्लस वाला में पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। यहाँ ये वाला मान अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हो सकता है ये 0 नहीं होके कोई बड़ा नंबर आ जाए, और कोई बड़ा नंबर आ जाए यानी कि प्लस में आ जाए, धनात्मक संख्या, तब d बड़ा होगा 0 से, है ना। तब लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए 0 नहीं आया, मान लेते 1 2 3 आ गया, तो 0 तो नहीं आया ना, तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब d का मान जो हो गया वो बड़ा हो गया 0 से। तब यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान होगा। देखिए, वास्तविक कहने का अर्थ यह हुआ कि मूल मतलब जो शून्य का अल्फा और बीटा निकलेगा, मूल मतलब वही होता है शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान वास्तविक लिखने का अर्थ यह हुआ कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अल्फा और बीटा, यानी कि x का जो मान आएगा, मूल कहने का मतलब जब ये द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो x का मान 2 को आएगा, तो वास्तविक कहने का मतलब जब इस फार्मूला में ये वाला पार्ट यहाँ रखेंगे तो हो सकता है 0 नहीं आके कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, और पॉजिटिव नंबर जब आएगा तो x का 2 को मान आएगा, तो वही मूल लिखते हैं। ठीक है, मूल शून्यक, वो अल्फा और बीटा 100% वो कुछ ना कुछ मान निकलेगा। ठीक है, लेकिन असमान कहने का अर्थ ये हुआ
कि अल्फा का मान कुछ और आ जाएगा और बीटा का मान कुछ और आएगा। क्लियर है। तीसरा कंडीशन, ये जितने बातें लिखा रहे हैं पहला दूसरा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहीं से न्यूमेरिकल भी है ना, एक नंबरिया क्वेश्चन सब यहीं से बनेगा। हो सकता है कि ये वाला मान इसमें पुट करें लाकर वैल्यू, यहाँ बी ए सी के ये सब वैल्यू यहाँ रख दें। हो सकता है इसको हल करने के बाद प्लस वाला एक भी वैल्यू नहीं मिले और माइनस वाला मिल जाए, यानी कि डी का मान जो भी मिले वो माइनस में, जैसे -1 -2 -0.5 ऐसे कुछ मिल जाए, -1/3 ऐसा कुछ भी मिल जाए। तो जीरो से क्या हुआ, ये छोटा हो गया ना। जैसे हम संख्या रेखा बनाए यहाँ, समझिए ध्यान से, ये जीरो इधर 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव वाला नंबर बढ़ता है और इधर नेगेटिव वाला, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता है। ये -1 -2 -3 ऐसे ऐसे इधर बढ़ते जाएगा। अगर डी का मान, देखिए इधर से जाएंगे हम लोग तो मान बढ़ता है ना, तो इधर जीरो से बड़ा वैल्यू हो गया और इधर जीरो से छोटा वैल्यू हो गया। अगर माइनस में आ गया तो डी का मान जीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि डी का ही तो मान निकलेगा। इस समय लिखेंगे समीकरण का कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं। ये तो हम लोग सिर्फ 10 में समझते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं, लेकिन इसका भी हल है ना। जब डी का मान जीरो से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो इसका भी हल होता है। हम लोग इसी को पढ़ेंगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, वहीं ये वाला क्लियर आपको हो पाएगा। अभी 10 में सिर्फ इतना समझना है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार शॉर्टकट में समझिए। अगर ये समझ लो कि डी का मान ही है ना, अगर डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान इधर कोई भी नंबर आ जाए तो मूल, देखिए ये सब जो है ना, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि ये पूरा जो ग्राफ बनाया है डी का मान है, और डी का मान अगर 0 आ जाए तो ये मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, ठीक है। और डी का मान अगर इधर कोई नंबर आ जाए तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, और इधर हो जाए तो समीकरण का कोई हल नहीं। यानी आपको ये दिमाग में रखना है, शॉर्टकट भाषा समझिए, ये तीनों बात को याद रखना है, मतलब जो घेर दिए हैं, ठीक है, ये 1 2 और ये 3, और यहाँ जो लिखे हुए हैं ये बात को ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन देखते ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ें आपको समझ में अगर आ गया होगा, तो अगर ये 2 कंडीशन में अगर आपका डी का मान आता है तभी हम लोग सूत्र का उपयोग करेंगे, अगर इसमें आएगा तो फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे। तो सूत्र क्या है हम लोगों का द्विघात समीकरण का, तो ये है x = -b और ±√d/2a, ठीक है। यही सूत्र है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का सूत्र। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब d का मान या 0 आ जाए या d का मान 0 से बड़ा आ जाए। तो d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो सीधा लिखना समीकरण का कोई हल नहीं, यानी कि x का मान हम लोग यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए हमें 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग वहाँ क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ उतना नहीं सीखना है आपको। तो ये x कहने का मतलब यहाँ एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ फार्मूला में जब लेंगे तो अल्फा का मान और बीटा का मान, कि x का 2 मान आएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब समझिए x का ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, क्लियर है। अब d क्या है, तो d का ये फार्मूला है। अब चाहें तो इस फार्मूला को ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये d का मान जो यहाँ फार्मूला लिखे हैं ये पूरा यहाँ लिख दीजिए, -4ac/2a, ठीक है, ये हुआ। अब इसी फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। देखिए कितना सरल है। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं बात को, कि अगर ये कंडीशन, या तो देखिए ये वाला मान यहाँ जो लिखे हैं, ये वाला मान
ये वाला ए बी सी का मान अगर हम लोग यहाँ इसमें पुट कर दें और अगर ये पार्ट 0 आ जाए या ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो जाए यानी कि इसमें आ जाए, तब हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। और अगर इसमें आ जाए तो सीधा लिखना है समीकरण का कोई हल नहीं और कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, आप समझिए यहाँ थोड़ा सा। ये है हम लोगों का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कंपेयर हम लोग इसके साथ करेंगे। इसको भी मिटा ही देते हैं। इस क्वेश्चन का कंपेयर इसके साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो a का मान हो गया 3। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b का मान हो गया -5। c यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 सिंगल है, इसका मतलब c का मान हो गया 2। अब हमें चेक करना है, ये चेक करने का तरीका है कि ये या ये तीनों में से किस में आता है। तो चेक करने के लिए विविधकर का सूत्र आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 5 तो -5 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 2। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और यहाँ देखिए 4 तिया 12 और 12 दूना 24, इसको घटा देंगे तो वैल्यू आ गया 1। 0 तो नहीं आया ना, 1 आ गया, मतलब ये दूसरा नंबर में आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ लिख देंगे d का मान कितना आ गया 1, यानी कि ये 0 से बड़ा आया। नहीं समझ रहे? देखिए ये वाला मान यहाँ पुट किए ना इसमें, यानी कि इस फॉर्मूला में पुट किए, हल किए तो 1 आया। 0 तो नहीं आया ना, 0 से बड़ा आया, यानी इसमें आ गया दूसरे नंबर में। तो इसको हम लोग लिख दिए और यहाँ लिख देंगे कि मूल समीकरण का मूल वास्तविक और असमान, अगर d बराबर 0 आता है तो समान लिखते हैं, लेकिन ये होगा असमान है। हम फिर बोले कि अगर इसमें या इसमें आ जाए तो फार्मूला लगाना है, अगर इसमें आ जाए तो फार्मूला नहीं लगाना है। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x बराबर, क्योंकि d एक बार निकाल चुके हैं, अब दोबारा d निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट d/2a। अब x बराबर b का मान यहाँ देखिए कितना है -5, यहाँ रख दीजिए -5 प्लस माइनस d का मान कितना निकला तो 1, यहाँ रखिए 1, 2a, a का मान कितना है 3, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब किधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो बड़ी मेहनत का चीज़ है जो आप लोग किए, और यही चीज़ हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। भले लंबा वीडियो हो गया, हम 2 क्लासेस को नहीं करना चाहे, एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस 1 का वर्गमूल होने होगा, और ये देखिए 3 दूना 6, यानी x का मान ये आ गया। तो अब क्या करना है कि x का मान जो आया 5 + -1/6, यहाँ से x का मान 2 को, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, x बराबर 5 + 1/6, और एक बार x का मान 5 - 1/6। तो यहाँ 5 + 1 6/6, 4/6 कट गया 1, तो x का मान 1, और ये तो x का मान 2/3, यानी कि x का जो मान आया 1 और दूसरा 2/3 आ गया। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो पूरी तरह से शायद आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग द्विघात समीकरण में जितना भी बेसिक चीज़ें था शुरू से अंत तक सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब बात रह गया क्वेश्चन बनाने का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो चीज़ें बनेगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको चैप्टर समझने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको आप दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक बार जब समझ जाएंगे सब बेसिक चीज़ें तो हमें नहीं लगता है कि चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, और यही क्लास अब जो भी वीडियो लंबा हो चाहे जैसे भी हो, इसको आधा घंटा में भी ख़त्म करना संभव नहीं था। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। और एक सबसे बड़ी बात कि आप लोग अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और 100% जब बात बोले हैं कि सिलेबस आपका हम कंप्लीट कराएंगे तो कराएंगे, इतना आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।